बीएससी पार्ट सेकंड में प्रमोट होने के लिए आप सभी छात्र छात्रों को मेरी ओर से शुभकामनाएं। इस कोरोना काल के अंतर्गत वास्तविक क्लासरूम टीचिंग होना संभव नहीं हो रहा है, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस ई कंटेंट्स के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, वीडियो के द्वारा क्लासेस प्रारंभ करने के लिए डिपार्टमेंट ने विचार किया है और इसी प्रकार ऑनलाइन वीडियो के द्वारा आपकी क्लासेस हम संचालित करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इसकी स्टडी करके हमें सहयोग प्रदान करेंगे। सब्जेक्ट जूलॉजी के अंतर्गत बीएससी पार्ट थर्ड में सब्जेक्ट जूलॉजी के अंतर्गत 3 पेपर हैं। फर्स्ट पेपर इनवर्टिब्रेट का कहलाता है, सेकंड पेपर का नाम है एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री और थर्ड पेपर है इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। मैं डॉक्टर नीरज सैनी पेपर थर्ड इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी की टीचिंग आप लोगों को कराऊंगा। आज हम आपकी क्लास में पहला टॉपिक, फर्स्ट यूनिट का पहला टॉपिक, पहली यूनिट है इम्यूनोलॉजी की, सेकंड यूनिट है माइक्रोबायोलॉजी की, थर्ड है बायोटेक्नोलॉजी की। तो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक इम्यूनिटी एंड टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी को आज हम स्टडी करेंगे। इम्यूनिटी के फर्स्ट टॉपिक में हमें उसकी डेफिनेशन, उसकी परिभाषा, इम्यूनिटी किसे कहते हैं, प्रतिरक्षा किसे कहते हैं जानना है और उसके टाइप्स कौन कौन से हैं। नेचुरल है, इन्नेट इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। यह एक्वायर्ड इम्यूनिटी के 2 टाइप हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड है या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है। इस प्रकार से हमें इनके बारे में आज जानना है। इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा, हिंदी में हम प्रतिरक्षा बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसको इम्यूनिटी बोलते हैं। हमारे शरीर में जब भी कोई विदेशी पार्टिकल, जिसे हम एंटीजेंस के नाम से जानते हैं, प्रवेश करता है तो हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र सचेत हो जाता है और विशेष प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करता है जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं। और ये एंटीबॉडी उस प्रतिजन को नष्ट करने की क्षमता करती है और हमारे शरीर को बाहरी एंटीजन से सुरक्षा प्रदान करती है, अर्थात रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। यही क्षमता प्रतिरक्षा कहलाती है। रोगों के प्रति सुरक्षा प्रदान करना प्रतिरक्षा कहलाती है, ये इम्यूनिटी कहती है। प्रतिरक्षा को ही रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं। यदि इस प्रतिरक्षा में कमी हो जाती है तो संवेदनशीलता के रूप में जाना जाता है, सेंसिटिविटी। प्रतिरक्षा के भी कई प्रकार हैं और ये प्रतिरक्षा प्रेरित संवेदनशीलता हो सकती है, एलर्जी हो सकती है। और इन सभी को जब प्रतिरक्षा के बारे में, घटक के बारे में जानना, प्रतिरक्षा किस प्रकार से होती है, एंटीजन एंटीबॉडी की किस प्रकार से रिएक्शन होती है, इन सब का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत कहते हैं उसे प्रतिरक्षा विज्ञान कहा जाता है। इम्यूनोलॉजी साइंस की एक नई ब्रांच होगी, इम्यूनोलॉजी, और ये लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट ब्रांच है और मेडिकल साइंसेज में इसकी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो प्रतिरक्षा है, हमारे शरीर का सुरक्षा तंत्र है, ये कितने प्रकार का है। तो सामान्य तौर पर यदि ब्रॉड रूप से देखा जाए, बृहत रूप से देखा जाए, तो ये प्रतिरक्षा इम्यूनिटी 2 प्रकार की होती है। पहली कहलाती है सहज या नेचुरल या जन्मजात, और दूसरी कहलाती है एक्वायर्ड, जो अर्जित की जाती है, जिसे अनुकूल या विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहते हैं। पहली प्रतिरक्षा जिसे सहज, सरल, स्वाभाविक मतलब नेचुरल या जन्मजात, जब इसका नाम इन्नेट आता है, जन्मजात आता है, तो इसका मतलब है ये हमारे जन्म के साथ ही होती है। जन्मजात प्रतिरक्षा माता पिता से जीव के द्वारा विरासत में मिलती है और ये हमारे जीवन भर हमारे साथ होती है। अर्थात मनुष्यों में होने वाले कुछ रोग ऐसे हैं जो जानवरों में नहीं होते और जानवरों में होने वाले कुछ रोग ऐसे हैं जो मनुष्यों में नहीं होते। अर्थात हमें इस प्रकार की जन्मजात प्रतिरक्षा मिली हुई है कि जो जानवरों में होने वाले घातक रोग हैं वो हमें नहीं होंगे।
ये हमारे विशिष्ट आक्रमणकारी जिन्हें हम एंटीजन कहते हैं, उनसे हमारे शरीर की सुरक्षा प्रदान करती है। चूँकि ये जन्मजात है, विरासत में मिली है, जीन्स में मिली है, तो हमारी पूरे जन्म भर रहती है। ये जन्मजात प्रतिरक्षा में कुछ बैरियर आते हैं जिनके द्वारा ये प्रतिरक्षा मिलती है। ये बैरियर फिजिकल हो सकते हैं, भौतिक बैरियर हैं, कुछ शारीरिक बैरियर हैं, कुछ कोशिकीय बैरियर हैं और कुछ साइटोकिन रासायनिक बैरियर हैं। जानते हैं इनके बारे में, ये बैरियर कौन कौन से हैं और किस प्रकार कार्य करते हैं। पहला है भौतिक बाधाएं, अर्थात जो जन्म से ही हमें हमारे शरीर में जन्मजात प्रतिरक्षा प्रदान की गई है, उसके कुछ घटक हैं, बाधा हैं जिनके द्वारा हमें सुरक्षा मिलती है। पहली बाधा है भौतिक बाधाएं। भौतिक बाधाएं मतलब हमारे शरीर में इस तरह की स्ट्रक्चर बनी हुई है और इनमें से प्रमुख दो प्रकार की है, हमारी स्किन और हमारी म्यूकस में। हमारी स्किन एक प्रकार का भौतिक बैरियर है। ये इसकी बाहरी परत जो है, जिसे हम स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं, ये बैक्टीरिया को प्रवेश नहीं करने देती और बैक्टीरिया नष्ट हो जाता है। दूसरी भौतिक बाधा है स्लेशमेटली, म्यूकस में। हमारे जितने भी अंदरूनी पार्ट हैं, अंदरूनी सतह है, जितने भी अंग हैं, अंगों की अंदरूनी सतह, उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जिसके द्वारा म्यूकस स्रावित किया जाता है और ये म्यूकस जितने भी एंटीजेंस वगैरह आते हैं उनको समाहित कर लेता है और उनको शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करता है। म्यूकस झिल्ली द्वारा ही उत्पन्न बलगम जो है सूक्ष्म जीवों को फंसाता है और ये सूक्ष्म जीव धूल के कण जैसे श्वास के द्वारा अगर हमारे रेस्पिरेटरी तंत्र में ये जाते हैं तो म्यूकस के द्वारा ये रश्मि में पहुँचते हैं और फिर ये बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये दो प्रकार की प्रमुख रूप से भौतिक बाधा है। दूसरी है शारीरिक बाधा है, शरीर के अंदर फिजिकल, शरीर के अंदर उत्पन्न बाधा है, जिसमें पूर्ण रूप से हमारे स्टोमक में, पेट में जो एसिड है HCl, वो बहुत अधिक घुलनशील होता है। हमारी इस तरह की क्रियाविधि है जिसमें यदि कोई बैक्टीरिया वायरस भोजन के साथ प्रवेश कर जाता है तो स्टोमक का HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको गला देता है, नष्ट कर देता है। दूसरा है पित्त, ये सूक्ष्म जीवों को डेवलप होने की अनुमति देता है, ये भी उसको रोकता है। कान में उपस्थित मोम, वैक्स जिसे कहते हैं, ये भी धूल के कणों को और बैक्टीरियाओं को रोकता है, अंदर तक जाने देता और उन्हें फिर बाहर निकाल देता है। लाइसोजाइम एंजाइम, ये हमारे शरीर में जितने भी स्राव हैं उनमें लाइसोजाइम एंजाइम्स उपस्थित होता है जो बैक्टीरिया को मारता है। आंसू में ये लाइसोजाइम एंजाइम्स होता है जिसके कारण बैक्टीरिया इसके द्वारा प्रवेश करें तो आंसू के द्वारा वो लाइसोजाइम एंजाइम को नष्ट कर देता है और वो बाहर निकल देता है। नाक के बाल, नाक के और कान के बाल इसलिए होते हैं कि धूल के कणों को फंसा दें और वो वहीं रोक दें, अंदर श्वसन तंत्र तक नहीं जाने दें। इसी प्रकार मूत्र के द्वारा श्राव का होना और योनि के द्वारा श्राव का होना, ये दोनों भी बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट कड़ी है इसमें पसीना आना, सीबम, ये त्वचा की सतह पर एक लेयर बनाता है जिसके द्वारा बैक्टीरिया और रोगाणु जो हैं वो मारे जाते हैं। तीसरी है सेलुलर बाधा, कोशिकीय बाधा। इसका मतलब कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं हमारे शरीर में हैं जो इनको बैक्टीरिया वायरस को मारती हैं, रोकती हैं और रोग से हमें मुक्त करती हैं। कुछ विशेष प्रकार की श्वेत रक्त कणिका हैं, WBC हैं, जिन्हें हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। इनकी मैक्रोफेजेस कोशिकाएं, नेचुरल किलर कोशिकाएं, कुछ इस प्रकार की कोशिकाएं जो ये बाधाएं उत्पन्न करती हैं और हमें प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। इसमें पहली कैटेगरी है, कुछ तो ल्यूकोसाइट्स हैं, ल्यूकोसाइट पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियोसाइट्स हैं जो न्यूट्रोफिल्स कहलाती हैं, और कुछ मोनोसाइट्स हैं जो कि इन रोगाणुओं से हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करती है। दूसरे कुछ मैक्रोफेजेस हैं, मैक्रोफेज वो हैं बड़े आकार की ल्यूकोसाइट्स हैं जो रोगाणु को एनगल्फ करती हैं, खा जाती हैं, इनको मैक्रोफेजेस कहते हैं। सामान्य नाम मैक्रोफेजेस है। ये मैक्रोफेजेस ल्यूकोसाइट्स की एक विशेषता है और जब ये मैक्रोफेजेस विशेष टिश्यूज़ में, अंग में जाके स्थित हो जाती हैं और वहीं
उपस्थित रहती हैं तो उनको कुछ विशेष नाम हम दे देते हैं। ये विशेष नाम बड़े इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि फेफड़े में जो उपस्थित होती हैं वायु कोशिकीय मैक्रोफेजेस होती हैं, जो फेफड़े में गए हुए रेस्पिरेटरी तंत्र को रोगाणुओं से मुक्त करती हैं। संयोजी ऊतक में उपस्थित हिस्टियोसाइट्स भी इसी प्रकार की मैक्रोफेज है। यकृत कोशिका में कुफर कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, वो भी एक प्रकार की मैक्रोफेजेस हैं। गुर्दे में ग्लोमेरुलस में मेसेंजर कोशिकाएं मिलती हैं, वो भी मैक्रोफेज कोशिकाएं। मस्तिष्क में माइक्रोगियल कोशिकाएं मिलती हैं, ये भी मैक्रोफेजेस हैं। इसी प्रकार अस्थि में ओस्टोक्लास्ट कोशिका मिलती हैं, ये भी मैक्रोफेजेस हैं। ये कुछ जो विशेष नाम हैं कि हिस्टोसाइट कोशिकाएं संयोजी ऊतक में मिलेंगी, कुफर कोशिकाएं यकृत में मिलेंगी, ये इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए। आप ये हमें कंपटीशन वगैरह में पूछा जाता है। ये विशेष प्रकार की मैक्रोफेज कोशिकाएं जो पर्टिकुलर ऊतक में वहाँ इनको हमें, इन सभी का एक ही काम है, मैक्रोफेज काम है, और रोगाणु को इन्वॉल्व करना, उनको खाना, उनको नष्ट करना। इसी प्रकार से एक और है नेचुरल किलर सेल। किलर सेल मतलब मारने वाली कोशिकाएं, प्राकृतिक रूप से मारने, इनको यही काम दिया गया है कि प्राकृतिक रूप से इनको मारना है जो भी विदेशी तत्व शरीर में मिलते हैं। इसी प्रकार से एक पूरक तंत्र कंप्लीमेंट सिस्टम और हमारे शरीर में काम करता है। ये कंप्लीमेंट सिस्टम 20 प्रोटीनों का समूह है। इसमें विशेष प्रकार के एंजाइम हैं और जो कि हमारे रोगाणु से हमें मुक्त रखते हैं। इस कंप्लीमेंट सिस्टम का अगले चैप्टर से हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। शरीर में सूजन का आ जाना भी एक प्रकार से प्रतिरक्षा तंत्र का काम है। बुखार का आ जाना भी एक प्रकार से प्रतिरक्षा तंत्र का है, जो कि ये इंडिकेशन देता है कि अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी में कोई युद्ध चल रहा है और जिसके कारण शरीर में आ गया तो और ज़्यादा एंटीबॉडी वहाँ पहुँचती हैं और रोगाणु से मुक्त करती हैं। इसी प्रकार से साइटोकाइन वेरियर भी एक वेरियर है। साइटोकाइंस एक प्रकार से रासायनिक पदार्थ हैं जो कि प्रतिरक्षी कोशिकाओं के से निकलते हैं और रोगाणुओं को मारते हैं और हमें प्रतिरक्षा इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं हम बी प्रकार की, द्वितीय प्रकार की एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। एक्वायर्ड का मतलब है अर्जित करना। पहली इम्यूनिटी थी नेचुरल इम्यूनिटी, जिसे जन्मजात कहते हैं। बर्थ के साथ ही, जन्म के साथ ही हमें मिलती है, इसलिए जन्मजात है। ये हमें जन्म के बाद हमें अर्जित करनी पड़ती है। व्यक्ति विशेष किस एनवायरनमेंट में रहता है, किन रोगाणुओं से वो लड़ रहा है, उसी को देख के उसमें अपने जीवन में वो अर्जित इम्यूनिटी प्राप्त करता है, अर्जित करता है इम्यूनिटी। अर्थात एक्वायर्ड इम्यूनिटी जन्म के बाद एक व्यक्ति जो प्रतिरक्षा प्राप्त करता है वो उसकी अधिग्रहित या अनुकूली या विशिष्ट प्रतिरक्षा करता है। ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी या तो एंटीबॉडी के द्वारा होगी या एंटीजन को नष्ट करने से विशिष्ट प्रकार की होगी। इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एक विशेषता रहती है कि जब भी हम किसी रोगाणु के संपर्क में आते हैं, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र उत्तेजित हो जाता है और हम उसके विरुद्ध एंटीबॉडी बना लेते हैं और उसको हम नष्ट करते हैं। जब भी हम किसी एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी बनाते हैं तो हम उसके लिए हमारी मेमोरी सेल्स भी बन जाती हैं। वो इसलिए बन जाती हैं कि यदि उसी प्रकार का दोबारा रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र तुरंत ही एंटीबॉडी बना देता है। और जब ये दोबारा रिएक्शन होती है, ये बहुत तेज़ गति से होती है और तीव्र होती है और जल्दी ही उनको रोगाणु को नष्ट कर दिया जाता है। मेमोरी सेल्स का ये बनना, और इस प्रकार की कोशिकाओं में बी कोशिकाएँ, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट ये प्रमुखतः काम करते हैं। ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी की जब हम बात करते हैं तो इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कुछ विशेष लक्षण हैं। पहला लक्षण है विशिष्टता, स्पेसिफिक। ये जो अर्जित इम्यूनिटी है ये स्पेसिफिक होती है। जन्मजात इम्यूनिटी सभी रोगाणु को रोकने के लिए होती है। ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, जो एंटीबॉडी बनती हैं वो विशेष स्पेसिफिक एंजाइम्स एंटीजेंस के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनती है। एक प्रकार के एंटीजन के लिए एक विशेष प्रकार की एंटीबॉडी बनती है, वो उसी एंटीजन को नष्ट करती है, स्पेसिफिक होती है। विविधता होती है, यदि किसी एंटीजन में स्वरूप उसका बदलता है तो उस विविधता को भी यह एंटीबॉडी पहचान लेती है और उस विविधता के रूप में ही काम करती है। तीसरा है, ये जो एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनती है
ये हमारे शरीर की कोशिकाओं को पहचानती है, उन्हें नष्ट नहीं करेगी। बाहर से आने वाली जो कोशिकाएं या एंटीजेंस हैं उनको ये पहचानती है, नष्ट करती है। मतलब सेल्फ और नॉन सेल्फ में कि कौन सा अंदर की कोशिकाएं, कौन सी बाहर से आई कोशिकाएं, उनको पहचानना और नष्ट करना, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी की विशेष गुण होता है। चौथा और इम्पोर्टेंट गुण होता है कि जब भी पहली बार कोई एंटीजन प्रवेश करता है, उसके लिए जब हमारे शरीर में कोई एंटीबॉडी बनना प्रारंभ करती है तो एंटीबॉडी बनने में कुछ समय लगता है, लेकिन जब एक बार एंटीबॉडी बन जाती है तो फिर उसको एंटीबॉडी बनाने के लिए प्लाज्मा मेमोरी सेल्स हमारे कोशिका में, हमारे शरीर में बन जाती है। ये मेमोरी सेल्स अगली बार जब वही एंटीजन प्रवेश करता है तो तुरंत एंटीबॉडी बना देती है, जो कि तीव्र गति से होता है। तो ये मेमोरी सेल्स का बनना और मेमोरी हमारे शरीर में रहना एक ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी का इम्पोर्टेंट काम। जब भी हमने प्रतिरक्षा प्रणाली की इम्यूनिटी सिस्टम की हम बात करते हैं तो हमारी बोन मेरो में प्लूरिपोटेंट स्टेम्स कोशिका होती हैं। प्लूरिपोटेंट का होता है कि ये कोशिका कई प्रकार की ऊतकों में बदल सकती है, कई प्रकार के ऊतक बन सकती है। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स या तो माइलॉइड स्टेम सेल्स होते हैं या स्टेम सेल्स बना सकते हैं। माइलॉइड स्टेम सेल्स मोनोसाइट, मैक्रोफेज और ग्रेनुलोसाइट्स को जन्म देती हैं और आरबीसी और रक्त प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल्स कोशिका। यदि हम इन पे ज़रा गौर करें तो मैं आपको ये एक डायग्राम क्लियर करके बताता हूँ कि जो हमारी बड़ी हड्डियाँ होती हैं उनके बीच में बोन मेरो होती है। ये बोन मेरो हम सामान्य तौर पे जानते हैं कि आरबीसी वगैरह का यहाँ जन्म होता है। ये बोन मेरो में माइलॉइड स्टेम सेल्स बनती है जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को जन्म देती है। ये माइलॉइड स्टेम सेल्स जो हैं ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स कहलाती है। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स का मतलब है कि ये अधिकांश कोशिकाओं को जन्म दे सकती है, जबकि जाइगोट एक टोटिपोटेंट कोशिका है, पूर्ण सख्त कोशिका है। अर्थात जाइगोट किसी भी प्रकार की कोशिका को जन्म दे सकती है, उसमें विकसित हो सकती है, जबकि ये पूर्ण नहीं लेकिन अधिकांश कोशिकाओं को जन्म दे सकती है। इस प्रकार की प्लूरिपोटेंट कोशिका में यदि हम लिम्फोइड स्टेम सेल्स की ही बात करें तो ये लिम्फोइड स्टेम सेल्स जब बनती हैं तो स्टेम सेल्स का मतलब है कि ये लिम्फोइड टिश्यूज़ को जन्म देंगे। अब ये लिम्फोइड टिश्यूज़ जो हैं दो प्रकार से डेवलपमेंट होता है। यदि ये लिम्फोइड टिश्यूज़ हैं एक बर्ड्स के अंदर वर्सा फेब्रिकस में चले जाते हैं या हमारे गट सबम्यूकोसा में मेमल्स में चले जाते हैं, वहाँ इनका डेवलपमेंट होता है, तो ये बी सेल्स कहलाते हैं। क्योंकि इनकी पहली खोज एविज में पक्षियों में मिलने वाले वर्सा फेब्रिकस में देखी गई थी, इसलिए इनको बी सेल्स कहा जाता है। अर्थात कहाँ इनका डेवलपमेंट हो रहा है उसके आधार पर ये बी सेल्स हैं। यदि इनका डेवलपमेंट थाइमस में होता है, प्रोसेसिंग इन द थाइमस में होता है, तो ये टी सेल कहते हैं। थाइमस से टी और वर्सा फेब्रिकस से बी सेल्स, ये दो प्रकार की अलग अलग कोशिकाएं बनती हैं। दोनों का डेवलपमेंट के आधार पर अंतर है। बी सेल्स जब एक बार बी सेल्स बन जाती हैं तो ये बी सेल्स या तो मेमोरी बी सेल्स बनती है या प्लाज्मा सेल्स, जो कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। एंटीबॉडी के द्वारा जो प्रतिरक्षा में प्राप्त होती है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी कहलाती है, तरल इम्यूनिटी कहलाती है। दूसरी तरफ यदि हम देखते हैं कि थाइमस में जो प्रोसेसिंग होती है उसके द्वारा बनने वाली जो टी सेल्स कोशिका हैं ये एंटीबॉडी ना बनाकर ये तीन विशेष प्रकार की कोशिकाओं में डेवलप होती हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स कहलाती हैं जो कोशिकाओं को मारती हैं, हेल्पर सेल कहलाती हैं जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को मदद करती हैं, और तीसरी होती है मेमोरी सेल्स जो कि इन कोशिकाओं को जन्म देती हैं, मेमोरी बना रखती हैं। ये डायरेक्ट ही ये कोशिकाएँ टी सेल्स कोशिकाएँ डायरेक्ट ही एंटीजन को नष्ट करती हैं, उनके विरुद्ध काम करती है। क्योंकि ये कोशिकाओं के द्वारा नष्ट की जा रही है और हमें इम्यूनिटी प्राप्त होती है, इसलिए सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। दूसरी ओर चूँकि ये एंटीबॉडी रक्त में बहती है, लिक्विड में बहती है, वहाँ जाके लड़ाई होती है और तरल इम्यूनिटी कहलाती है, ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड। टी सेल में एक और कोशिका बनती है जिसे नेचुरल किलर सेल्स कहते हैं। इसका काम है जो भी एंटीजन मिलना उसको मारना। इस प्रकार से हमारी ये कुछ प्रकार से प्रतिरक्षा हमारे शरीर को प्राप्त होती है। आज हमने दो चीज़ों को जानने की कोशिश करी कि प्रतिरक्षा क्या है
हमारा एक प्रतिरक्षी तंत्र है और ये दो प्रकार की प्रतिरक्षा हैं। वो जन्मजात प्रतिरक्षा है तो उसके कुछ बैरियर हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है तो उसके कुछ घटक हैं, किन किन के द्वारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो ह्यूमन और ये दो प्रकार की इम्यूनिटी इसमें मिलती है। धन्यवाद।